नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा अध्ययन का बिंदु चल रहा है महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ना। महाराणा प्रताप के इतिहास में जो पिछली वीडियो क्लास रही उसमें हमने महाराणा प्रताप की प्रारंभिक जानकारी पढ़ी, जैसे महाराणा प्रताप के माता पिता, पत्नी, इनका नाम, इनके उपनाम, किस तरह इनका राज तिलक हुआ। ठीक है दोस्तों, ये प्रारंभिक जानकारी पढ़ी है। इसके बाद में आज पढ़ेंगे हम दोस्तों महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ प्रतिरोध या मुगलों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी तथा महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से अकबर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में पढ़ी जाएगी। आइए दोस्तों, ध्यान दें या ध्यान लगाकर पढ़ें। आज पढ़ेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप की आगामी जानकारी। महाराणा प्रताप, वीर योद्धा महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों, इन्हें मेवाड़ केसरी या नीला घोड़ारा असवार कहा जाता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के सामने यदि शत्रुता की अपन बात करें, महाराणा प्रताप की सबसे ज्यादा दुश्मनी दोस्तों अकबर के साथ रही है। शत्रुता रही है अकबर, जो इनके समकालीन मुगल बादशाह था अकबर। तो अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कई प्रयास किए, कई व्यक्तियों को भेजा, कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन महाराणा प्रताप दोस्तों अपने वादे से या अपने वचन से बिल्कुल भी नहीं डिगे। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो देखे दोस्तों अकबर ने क्या क्या किया। राजपूताना में सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने दोस्तों एक प्लानिंग बनाई थी भाई, एक प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग थी दोस्तों नागौर का दरबार। क्या था भाई? नागौर का दरबार। अकबर ने नागौर का दरबार लगाया था दोस्तों 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। और इस नागौर दरबार को दोस्तों अकबर ने राजपूताना के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए लगाया था, लेकिन दोस्तों इसने इसकी स्पष्ट जो जानकारी थी ना, ये नहीं दी गई थी कि मैं इस दरबार के माध्यम से सभी राजपूत राजाओं को मेरे अधीन करूंगा। अकबर ने ये बात नहीं कही थी दोस्तों, ये तो एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य था अकबर का। अकबर ने ये नागौर दरबार का जो आयोजन है वो अकाल राहत कार्यों पर एक बैठक करने की बात कही थी कि सभी राजपूत राजा एक जगह हो जाए ताकि राजस्थान में जो अकाल राहत कार्य हैं उनके ऊपर कोई मसौदा तैयार किया जाए। तो कई राजपूत राजा आए दोस्तों इस नागौर दरबार में। महाराणा प्रताप दोस्तों इस नागौर दरबार में नहीं गए। ठीक है, इस नागौर दरबार में जैसे मारवाड़ ने अधीनता स्वीकार करने का प्रयास किया, बीकानेर ने अधीनता स्वीकार कर ली, जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, और सबसे पहले दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत थी आमेर। कौन सी थी भाई? आमेर। यानी आमेर ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की और राजपूताना में सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जब महाराणा प्रताप इस नागौर दरबार में नहीं गए तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखे। अकबर ने 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा कि आप महाराणा प्रताप को समझाओ कि वो मेरी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन वो चारों के चारों दोस्तों असफल रहे। देखिए किस किस को भेजा अकबर ने। अकबर ने दोस्तों जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे या अपने जो 4 दूत भेजे थे, दूतों की संख्या कितनी थी भाई? 4। वो 4 दूत दोस्तों इस प्रकार से थे। सबसे पहले अकबर ने जलाल खान को भेजा था भाई। सबसे पहले किसे भेजा था? जलाल खान कोरची। ये अकबर का प्रमुख आदमी था। इसे सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया भाई। जलाल खान कोरची को कब भेजा गया? डेट आपको ध्यान रखनी है, 1572 ईस्वी में भेजा गया भाई। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ साफ जवाब दे दिया कि जा अपने बादशाह को जाके कह दे कि अकबर एक तुर्क है, वो हमेशा तुर्क ही रहेगा और वो कभी भी हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता। अतः मैं ऐसे आदमी की अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं करता। यह बात किसने कह दी भाई? महाराणा प्रताप ने कह दी।
तो ये बात दोस्तों जलाल खान ने जाके अकबर को कह दी। तो अकबर ने दोस्तों समझाने के लिए दूसरा आदमी भेजा भाई, दूसरा आदमी भेजा कि चलो अपना आदमी था, अपनी जाति का आदमी था जलाल खान। तो महाराणा प्रताप नाराज मान गए होंगे या नाराज हो गए होंगे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों राजपूत जाति के आदमी को भेजा, फिर भेजा इन्होंने मानसिंह को। किनको भेजा भाई? मानसिंह को। मानसिंह कछवाहा था दोस्तों, ये कछवाहा है आमेर, जहां आज जयपुर है, वहां का राजा था दोस्तों मानसिंह कछवाहा है। तो मानसिंह कछवाहा ने दोस्तों महाराणा प्रताप से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने तो दोस्तों इनसे मुलाकात ही नहीं की, इनकी बेइज्जती तो वैसे ही कर दी थी। यानी ये भी दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। मानसिंह कछवाहा के बाद में दोस्तों एक और व्यक्ति आया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, उसका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था दोस्तों? भगवंत दास। कछवाहा था, ये भी कछवाहा मानसिंह के ही राज परिवार से था। भगवंत दास कछवाहा था, तो इसकी भी बात कहां मानने वाले थे भाई? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने तो कह दिया कि मैं तो बस मेरी मातृभूमि का सेवक हूं, मैं तो इसी का गुलाम हूं, इसके अलावा मेरा और कोई राजा नहीं है। कई अकबर आए, कई अकबर गए, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये बात किसने कह दी भाई? महाराणा प्रताप ने। अंतिम बार प्रयास किया भाई अकबर ने। चौथा जिस व्यक्ति को भेजा उसका नाम था टोडरमल। किसको भेजा भाई? टोडरमल। ये टोडरमल वही व्यक्ति है दोस्तों जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था भाई, अकबर के 9 प्रसिद्ध विद्वानों की मंडली में शामिल था दोस्तों ये टोडरमल। एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जरीब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टोडरमल ने ही किया था जरीब का आविष्कार, जो भूमापन का एक पैमाना माना जाता है। टोडरमल दोस्तों अकबर के दरबार में एक अर्थशास्त्री भी था भाई। तो अकबर को लगा कि ये विद्वान आदमी है, कैसे भी मतलब ऐसे तैसे करके या कम ज्यादा करके महाराणा प्रताप को समझा ही लेगा, और क्या पता इसके कहने से महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर ले और अपने सारे मंसूबे पूरे हो जाए। लेकिन दोस्तों टोडरमल को भी कुछ भी हाथ नहीं लगा, टोडरमल को भी यहां असफलता मिली। मानसिंह कछवाहा, भगवंत दास कछवाहा और टोडरमल, ये तीनों के तीनों आए थे दोस्तों 1572 ईस्वी में। ये तीनों के तीनों कब आए थे? 1572 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप को समझने में असफल रहे या महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे, और खाली हाथ उनको मुगल दरबार में जाना पड़ा। जब इन चारों ने मुगल दरबार में जाके अकबर के सामने महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से सुनाए या महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की बातें बताई, तो दोस्तों अकबर को महाराणा प्रताप से जलन होने लगी भाई। और तब अकबर ने दोस्तों एक बात ठान ली कि मैं महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा के ही रहूंगा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने एक बड़ी और योजना बनाई। महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करना चाहता था, ये इसको अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। और अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दोस्तों इसने योजना बनाई। कहां बनाई भाई? मैगनीज दुर्ग में। कहां बनाई थी दोस्तों? मैगनीज दुर्ग। क्या आप जानते हैं मैगनीज दुर्ग राजस्थान में कहां है? ये राजस्थान में दोस्तों अजमेर में है भाई। मैगनीज दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में। ध्यान रखें मित्रों, मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है। मैगनीज दुर्ग को क्या कहा जाता है? अकबर का किला भी कहा जाता है। यानी यह किला राजस्थान में अकबर के द्वारा बनवाया गया था भाई। ठीक है, मैगनीज दुर्ग अजमेर में है और मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। इस मैगनीज दुर्ग में महाराणा प्रताप को पकड़ने की योजना बनाई भाई। किसने? अकबर और अकबर के सेनापतियों ने या प्रधान विद्वानों ने। तो क्वेश्चन दोस्तों यहां से अक्सर पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ने की योजना कहां बनाई गई थी भाई? मैगनीज दुर्ग अजमेर में। अब आगे देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने एक युद्ध की योजना बनाई दोस्तों इस मैगनीज दुर्ग में, और उस युद्ध का नाम था हल्दीघाटी का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम था दोस्तों? हल्दीघाटी का युद्ध। सबसे पहली बात तो इसे हल्दीघाटी क्यों कहा गया भाई? हल्दीघाटी का ये जो युद्ध है दोस्तों, इसके बारे में 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, यह युद्ध का मैदान राजसमंद जिले में है। वर्तमान समय में हल्दीघाटी दोस्तों कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। इसे हल्दीघाटी क्यों कहते हैं भाई? यहां दोस्तों इस घाटी क्षेत्र की या इस युद्ध के मैदान की जो मृदा है, जो मिट्टी है दोस्तों, वो पीले रंग की है, हल्दी के रंग की है। इसलिए इस युद्ध के मैदान को हल्दीघाटी के नाम से जाना जाता है। ये राजसमंद जिले में है। पूछ लिया जाए
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 जून को, 18 जून 1576। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यहां कई जगह दोस्तों आपको 21 जून भी देखने को मिल जाएगा। कई कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों आपको यहां 21 जून 1576 मिल जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। लेकिन दोस्तों अपने राजस्थान के जो हिंदी में जो इतिहासकार है यानी कर्नल जेम्स टोड को आधुनिक राजस्थान का पिता माना जाता है। फिर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने तो अंग्रेजी में इतिहास लिखा, उसका दोस्तों हिंदी में अनुवाद जिसने किया वो थे दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और ये राजस्थान के सिरोही जिले के हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध की प्रमाणिक डेट 18 जून मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, 21 जून के बजाय आपको 18 जून करना है, यह ज्यादा प्रभावशाली आंसर माना जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में 18 जून 1576 को हुआ। आगे बढ़े, ठीक है, आ जाइए। हल्दी घाटी का युद्ध जिन महाशक्तियों के बीच में हुआ वो महाशक्ति थी दोस्तों महाराणा प्रताप। एक साइड में तो मेवाड़ के राजा कौन थे भाई? महाराणा प्रताप थे। अब महाराणा प्रताप का विरोधी कौन था भाई यहां, या महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने वाला कौन था? युद्ध करने वाला यही था दोस्तों जिसके साथ सबसे बड़ी शत्रुता थी, यानी अकबर था भाई। लेकिन यहां अकबर ने खुद ने इस युद्ध के मैदान में भाग नहीं लिया। हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में अकबर ने खुद ने भाग नहीं लिया। अकबर ने दोस्तों अपने दो सेनापति बनाए थे भाई इसमें, एक तो राजपूत सेनापति था और एक पठान सेनापति था, यानी मुस्लिम सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का जो मुस्लिम सेनापति था उसका तो नाम था दोस्तों आसफ खान। अकबर के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था भाई? आसफ खान। और जो राजपूत सेनापति था उसका नाम था मानसिंह कछुआ है। मानसिंह कछुआ, मानसिंह कछुआ। यहां दोस्तों मानसिंह कछुआ को अकबर ने पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया था भाई। अब तक इसे विशेष अभियानों पर भेजा जा चुका है लेकिन किसी भी युद्ध में इसे प्रधान सेनापति नहीं बनाया। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों मानसिंह कछुआ को प्रधान सेनापति बनाया गया। यहां यदि अपन महाराणा प्रताप की बात करें, अकबर की तो बात सामने आ गई दोस्तों। अकबर ने दो सेनापति बनाए थे, एक तो राजपूत और एक पठान। अकबर का पठान सेनापति आसफ खान था और अकबर का राजपूत सेनापति मानसिंह कछुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप के भी दोस्तों ये तो खुद सेनापति थे, अपने युद्ध का निर्णय इन्होंने ही किया था। लेकिन दोस्तों इनकी सेना के अंदर कुछ अलग अलग टुकड़ियों के सेनापति भी थे। जैसे महाराणा प्रताप के भी दोस्तों एक पठान सेनापति था। इस पठान सेनापति का नाम था दोस्तों हकीम खान सूर। हकीम खान सूर, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन है। यहां से कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि महाराणा प्रताप के पठान सेनापति का नाम बताइए। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति या पठान सेनापति का नाम था दोस्तों हकीम खान सूरी। लेकिन यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के भील सेनापति का नाम बताइए भाई, कि महाराणा प्रताप का भील सेनापति कौन था? दोस्तों महाराणा प्रताप का भील सेनापति था पूंजा भील। कौन था भाई? पूंजा भील। ये जो भील जनजाति है ये महाराणा प्रताप और मेवाड़ राजवंश में दोस्तों बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करती रही है। यदि दोस्तों आपने मेवाड़ का राज चिन्ह देखा है या मेवाड़ का जो ध्वज देखा है तो उसमें दोस्तों एक तरफ तो महाराणा की तस्वीर होती है और एक साइड में दोस्तों भील सरदार की तस्वीर होती है। यानी भील सरदार मेवाड़ के शासकों के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे या प्रधान बड़े बड़े सेनापति हुआ करते थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुस्लिम या पठान सेनापति तो था हकीम खान सूरी, ठीक है। और महाराणा प्रताप का यहाँ भील सेनापति कौन था? भील सेनापति था पूंजा भील। दोनों विरोधी गुटों के बीच में दोस्तों घमासान युद्ध हुआ इस हल्दी घाटी युद्ध के मैदान। हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में जब दोस्तों खतरनाक लड़ाई चल रही थी उस समय दोस्तों महाराणा प्रताप क्या है? महाराणा प्रताप दोस्तों इस मानसिंह कछुआ पर वार कर रहे थे। यानी ये मानसिंह कछुआ दोस्तों हाथी के ऊपर सवार था, हाथी पर ओहदे पर बैठा था दोस्तों। लेकिन जो महाराणा प्रताप वो अपने घोड़े दोस्तों चेतक के ऊपर थे। तो जैसे ही दोस्तों महाराणा प्रताप ने इस मानसिंह कछुआ पर भाले से वार करने का प्रयास किया दोस्तों, उसी समय किसी ने धोखे से दोस्तों ये जो था ना अपना घोड़ा चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का पीढ़ी घोड़ा
चेतक, उसके ऊपर दोस्तों बाण चला देता है वह व्यक्ति, जिसके कारण दोस्तों चेतक घायल हो जाता है। और चेतक के घायल हो जाने के कारण दोस्तों महाराणा प्रताप उस वार में मतलब कि चूक जाते हैं और मानसिंह कछवाहा ओहदे के नीचे छिपने से बच जाता है भाई। तो यहां दोस्तों घायल हो जाता है भाई चेतक। यहां घायल कौन हो जाता है? चेतक। और चेतक के घायल हो जाने के बाद महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है भाई। महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है। यहां दोस्तों चेतक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन लायक दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो बहादुर घोड़ा था चेतक, उस चेतक का घायल हो गया, कुछ समय बाद में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। तो वर्तमान समय में चेतक का स्मारक कहां है? ये क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर छाया रहता है। चेतक का स्मारक है या चेतक की छतरी है दोस्तों बलीचा गांव में। कौन से गांव में है भाई? बलीचा गांव में। और बलीचा दोस्तों वर्तमान समय में राजसमंद जिले में है। बलीचा गांव कौन से जिले में है भाई? राजसमंद जिले में, जहां महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है, चेतक का स्मारक बना हुआ है या चेतक की समाधि बनी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों बलीचा गांव के बारे में। अब महाराणा प्रताप तो दोस्तों चेतक के घायल हो जाने के कारण युद्ध से बाहर निकल जाते हैं। बाद में महाराणा प्रताप की जगह दोस्तों एक व्यक्ति मुगल सेना के साथ युद्ध करता है भाई। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों झाला बीदा। उस व्यक्ति का क्या नाम था भाई? झाला बीदा, या इसे झाला मानसिंह भी कहते हैं। अतः महाराणा प्रताप की जगह दोस्तों झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के छत्र चंवर धारण करके मुगलों की सेना के साथ युद्ध किया। झाला बीदा ने बड़ी ही बहादुरी पूर्वक दोस्तों युद्ध में अपना परिचय दिया और दोस्तों मुगलों के साथ लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो गए या मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। यहां ध्यान रखना दोस्तों ये झाला बीदा थे, झाला अज्जा नहीं थे। झाला अज्जा ने सहयोग किया था महाराणा सांगा का और झाला बीदा ने सहयोग किया था किसका भाई? महाराणा प्रताप का। अब यहां देखिए दोस्तों, अब महाराणा प्रताप बाहर निकल गए युद्ध के मैदान से। ना तो महाराणा प्रताप को मानसिंह पकड़ सका, ना ही महाराणा प्रताप को मार सका। अतः महाराणा प्रताप ने अभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो युद्ध का निर्णय क्या रहा भाई? इस युद्ध का निर्णय क्या रहा? युद्ध के निर्णय की बात ऐसी कही जाती है दोस्तों, कई इसको नाम दिए गए भाई। इस हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम कई नाम दिए गए, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहते हैं भाई। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? खमनोर का युद्ध। या फिर दोस्तों इसका एक अन्य नाम है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। इसे कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। या फिर दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। ये दोस्तों इस हल्दी घाटी युद्ध के मैदान के अनेक नाम है भाई। यह हल्दी घाटी युद्ध के अनेक उपनाम है। दोबारा देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा गया है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है और उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। ये बात तो ठीक है दोस्तों। यहां से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो अपना आंसर हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। पूछ ले भाई मेवाड़ के किस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गई? हल्दी घाटी के युद्ध को। किस युद्ध को खमनोर, गोगुंदा और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया भाई? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया। लेकिन दोस्तों यहां जो मेन टक्कर की बात है ना, कांटे की बात, वो ये है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध नाम दिया, किसने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा, किसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और किसने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया। तो देखिए दोस्तों किसने क्या कहा है। जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार है भाई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि यह युद्ध अनिर्णायक है। अनिर्णायक का मतलब न तो इसमें अकबर जीत सका और न ही इसमें प्रताप हार सका। कैसे नहीं हार सका भाई? यदि सही तरीके से देखा जाए तो युद्ध के मैदान में जो भौतिक जीत होती है वह तो दोस्तों अकबर की सेना की हुई,
लेकिन जो नैतिक जीत मानी जाती है दोस्तों, वह नैतिक जीत महाराणा प्रताप की मानी जाती है। यानी इन गौरीशंकर हीराचंद ओझा का यह कहना है कि यदि अकबर का कोई भी सेनापति या अकबर की सेना का कोई भी आदमी महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ लेता या उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेते, तब तो हम ये बात मान जाते कि भाई इसमें अकबर जीत गया। लेकिन कोई भी अकबर की सेना का आदमी न तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ सका, ना उनको मार सका और ना ही उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल हुआ। इसलिए दोस्तों इस हल्दीघाटी के युद्ध को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। पूछ ले रहे कि इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल ने दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। यह कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? भाई अबुल फजल ने कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का नाम दिया है दोस्तों बदायूनी ने। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध का नाम किसने दिया है? बदायूनी ने। बदायूनी दोस्तों खुद एक इतिहासकार था जिसने इस हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लिया था और यह दोस्तों अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था, यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा था। इस बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम दिया। इसे थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है या जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं या इतिहास का जनक कहते हैं या राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में यह हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। एक बार दोस्तों शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए। महाराणा प्रताप की शत्रुता अकबर के साथ थी। अकबर ने राजपूताना के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक दरबार का आयोजन रखा, यानी नागौर का दरबार। नागौर का दरबार 1570 ईस्वी में आयोजित किया गया। यहाँ दोस्तों आमेर रियासत ने अधीनता स्वीकार कर ली, बीकानेर रियासत ने अधीनता स्वीकार कर ली, जैसलमेर रियासत ने अधीनता स्वीकार कर ली और दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे भाई। पहला जलाल खान, दूसरा मानसिंह कछवा है, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। ठीक है। इनमें से पहले को 1572 में भेजा, बाकी के जो 3 थे इनको 1573 ईस्वी में भेजा भाई। नीचे वाले तीनों को कब भेजा था? 1573 ईस्वी में भेजा। आगे देखिए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने जो योजना बनाई थी वो मैगनीज दुर्ग में बनवाई थी भाई। और मैगनीज दुर्ग राजस्थान के अजमेर जिले में है। मैगनीज दुर्ग अकबर के द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसे राजस्थान में अकबर का किला कहते हैं। इस योजना के अनुसार दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ और 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व 2 सेनापतियों के द्वारा किया गया, एक तो पठान सेनापति आसफ खान के द्वारा और एक राजपूत सेनापति मानसिंह कछवाहा के द्वारा। मानसिंह कछवाहा को पहली बार हल्दीघाटी के युद्ध में सेनापति का दायित्व सौंपा गया। यहां महाराणा प्रताप खुद नेतृत्व कर रहे थे अपनी सेना का और इनके साथ साथ दोस्तों इनमें 2 सैनिक टुकड़ियों के प्रधान सैनिक भी थे या प्रधान सेनापति भी थे। महाराणा प्रताप के पठान सेनापति थे दोस्तों हकीम खान सूरी। इसे हकीम खान कह दीजिए चाहे हकीम खान कह दीजिए, एक ही बात है। और इनका भील सेनापति कौन था भाई? पूंजा भील था। चेतक के घायल हो जाने के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया गया और महाराणा प्रताप की जगह छत्र चौर धारण करके झालावीदा ने युद्ध किया और उन्होंने दोस्तों वीरगति को प्राप्त हो गई या मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। यहाँ दोस्तों चेतक की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर चेतक का स्मारक बलीचा गांव राजसमंद में बनाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतक की छतरी कहां पर है? बलीचा राजसमंद। अब दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को कई उपनामों से जाना जाता है। इस हल्दीघाटी के युद्ध को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। अबुल फजल ने इसे खमनोर की संज्ञा दी है और बदायूनी ने दोस्तों इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। बदायूनी के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल किस इतिहासकार ने देखा था? बदायूनी ने देखा था भाई। और ये बदायूनी किसकी सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था? ये अकबर की सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था महाराणा प्रताप के खिलाफ। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया है। अब दोस्तों आगे की जानकारी देखिए। आगे की कहानी दोस्तों इस प्रकार है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी
अकबर ने दोस्तों मेवाड़ पर अटैक करना जारी रखा और महाराणा प्रताप ने अकबर को मात देना जारी रखा। दोनों दोस्तों बराबरी की टक्कर में थे। यहां दोस्तों महाराणा प्रताप कभी भी झुकने वाले नहीं है। यहां दोस्तों अंत समय में झुकना अकबर को ही पड़ता है। महाराणा प्रताप दोस्तों इतने बहादुर योद्धा थे कि इन्होंने अकबर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आइए दोस्तों किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर का अभिमान तोड़ा, अकबर का गरूर तोड़ा। अब दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप क्या है दोस्तों, दर दर जंगलों में भटकने लगे भाई। जंगलों में भटकना स्वाभाविक था, क्योंकि जो मेवाड़ में जो सत्ता के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उन पर तो दोस्तों किसका अधिकार था भाई, उन पर तो दोस्तों अकबर का अधिकार था। जैसे 1568 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था और वो तीसरा साका दोस्तों अकबर के समय ही हुआ था या अकबर के आक्रमण के कारण ही हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ तो दोस्तों पहले ही अकबर के अधीन आ गया था। बचे कुछ क्षेत्र थे दोस्तों, उनको हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर ने अपने अधीन कर लिया। जैसे उदयपुर पर भी दोस्तों अकबर ने अपना अधिकार कर लिया भाई। उदयपुर पर भी अकबर ने अपना अधिकार कर लिया और उदयपुर का दोस्तों अकबर ने नाम बदल दिया भाई। यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर कर दिया था मुहम्मदाबाद। क्या कर दिया था दोस्तों, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया। यहां दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ना तो चित्तौड़ पर अधिकार कर पाए। महाराणा प्रताप ने न तो चित्तौड़ जीता अपने जीवन काल में और ना ही मांडलगढ़। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में ना तो चित्तौड़ पर अधिकार कर पाए और ना ही मांडलगढ़ पर अधिकार कर पाए, यानी इनके ऊपर दोस्तों अकबर का आधिपत्य रहा। अकबर ने उदयपुर पर भी अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। उदयपुर का नाम बदलकर इन्होंने दोस्तों मुहम्मदाबाद कर दिया। क्या कर दिया था भाई, मुहम्मदाबाद। आगे देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो अगली महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी वह हुई थी दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम था दोस्तों, कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ पर अकबर ने दोस्तों 3 बार आक्रमण करवाए भाई। कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब कब करवाए थे भाई, एक तो 1577 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, फिर 1578 ईस्वी में और फिर 1579 ईस्वी में। जब अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अकबर को पकड़ने के लिए यहां ये आक्रमण करवाए लगातार 1577, 78 और 79 ईस्वी में, तब दोस्तों अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था यहां शाहबाज खान। क्या नाम था भाई, शाहबाज खान। पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अकबर के उस सेनापति का नाम बताइए जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अकबर को पकड़ने के लिए 3 बार आक्रमण किए थे। उसका नाम था शाहबाज खान। और शाहबाज खान ने दोस्तों ये आक्रमण कब कब किए थे, 1577 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में और 1579 ईस्वी में। अब दोस्तों इस शाहबाज खान ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया भाई, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत तो लिया, लेकिन यहां भी यह प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा और दोस्तों ये असफलता ही महाराणा प्रताप को तो जीत दिला रही थी और अकबर का मनोबल तोड़ रही थी। लेकिन दोस्तों अकबर अभी बाज कहां आता है, अकबर अपना संघर्ष जारी रखता है। तो महाराणा प्रताप भी दोस्तों मात देना जारी रखते हैं। यहां दोस्तों एक घटना आती है सामने। 1540 ईस्वी में दोस्तों मेवाड़ में एक शेरपुर घटना घटती है भाई। कौन सी घटना घटती है, शेरपुर घटना। शेरपुर घटना घटी थी दोस्तों 1540 ईस्वी में। इस शेरपुर घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे वो महाराणा प्रताप के बेटे थे भाई, अमर सिंह। क्या नाम था इनका दोस्तों, अमर सिंह सिसोदिया। अमर सिंह सिसोदिया जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। अमर सिंह सिसोदिया ने क्या किया दोस्तों, एक मुगल सेनापति था, उसका नाम था दोस्तों अब्दुल रहीम। मुगल सेनापति था, उसका क्या नाम था, अब्दुल रहीम। इस अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया भाई, या इन बेगमों का अपहरण कर लिया। किसने, अमर सिंह सिसोदिया ने, और इनको पकड़कर ले आया भाई। ये शेरपुर गांव दोस्तों उदयपुर में पड़ता है।
ये शेरपुर स्थान कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। दोबारा देखिए शेरपुर घटना क्या थी। शेरपुर घटना को अंजाम दिया गया था 1540 ईस्वी में। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति थे महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह सिसोदिया। अमर सिंह सिसोदिया ने क्या किया? मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों का अपहरण कर लिया या इन बेगमों को गिरफ्तार करके ले आया। लेकिन दोस्तों यहां देखिए आप, यहां महाराणा प्रताप ने दोस्तों इन अब्दुल रहीम की बेगमों को ससम्मान मुगलों के पास पहुंचाया। यानी अमर सिंह सिसोदिया को कहा कि वापस जाओ और इन बेगमों को मुगलों के पास पहुंचा कर आओ। यहां दोस्तों महाराणा प्रताप के नैतिक विचारों की जानकारी मिलती है, नारी सम्मान की जानकारी मिलती है, उनकी उदार भावना की जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप एक महान शासक थे। ठीक है दोस्तों, अकबर की तरह नहीं थे कि जैसे ही उसने चित्तौड़गढ़ पे अधिकार किया या चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य जमा लिया, वहां की आम जनता को ही मार डाला। लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया था दोस्तों। किसने? अकबर ने। तो अकबर तो एक तुर्क था दोस्तों, एक गिरा हुआ शासक था, उसको महान ऐसे ही बताते हैं, कोई उसमें विशेष बात नहीं थी। उसके दरबार में जो नवरत्न थे ना दोस्तों, जो विद्वानों की मंडली थी, उनके अनुसार कार्य करता था अकबर, तब जाके दोस्तों उसे महान कहा जाने लगा, वरना अकबर में इतनी बुद्धिमत्ता कहां थी। यदि वो ही बुद्धिमान होता तो दोस्तों वो मानवता को समझता। क्या वो मेवाड़ के अंदर ऐसी क्रूर हरकत या ऐसी घटिया हरकत करता कि इतिहास में उस पर यह कलंक लग गया हमेशा हमेशा के लिए? एक बादशाह कभी भी अपने नाम के आगे कलंक शब्द नहीं लगवाना चाहता या अपना काला दिन इतिहास में नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन अकबर का जुड़ा वही। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अकबर से महान थे कौन भाई? महाराणा प्रताप, या इनका पद अकबर से बहुत ऊंचा था दोस्तों। तभी तो महाराणा प्रताप को आज भी दोस्तों राष्ट्रवाद का नायक माना जाता है। हल्दीघाटी युद्ध को भी दोस्तों राष्ट्रवाद का नायक माना जाता है। जब दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की योजना चलाई जा रही थी, अनेक मूवमेंट हुए थे दोस्तों, जो अपने राष्ट्रीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना आदर्श माना और महाराणा प्रताप ने उनके लिए मोटिवेशन का काम किया, प्रेरणा स्रोत का काम किया, मार्गदर्शन का काम किया। तो ये थी दोस्तों शेरपुर घटना। कुंभलगढ़ दुर्ग और शेरपुर घटना की आगे की कहानी देखिए। यहां दोस्तों अगली जो मेन कहानी आती है वो आती है दोस्तों दिवेर युद्ध की कहानी। कौन सी आती है दोस्तों? दिवेर युद्ध या दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध दोस्तों राजसमंद जिले में हुआ भाई। दिवेर का युद्ध राजस्थान के कौन सी जिले में हुआ दोस्तों? राजसमंद जिले में हुआ। दिवेर का ये जो युद्ध है यह हुआ था दोस्तों 1582 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1582 ईस्वी में। यहां दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो शेरपुर घटना की डेट मैंने यहां गलत बता दी थी आपको। शेरपुर घटना की डेट दोस्तों 1540 नहीं थी, ये 1580 थी भाई। 1580 में हुई थी शेरपुर घटना। अमर सिंह सिसोदिया ने अब्दुल रहीम की बेगमों का अपहरण कर लिया था। बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर उन्हें ससम्मान वापस मुगलों तक पहुंचाया गया। तो यहाँ दोस्तों मेरे से गलती हो गई है, माफी चाहता हूं। 1540 नहीं है, 1580 थी। जो दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों ये राजसमंद में हुआ था भाई। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ भाई दिवेर का युद्ध? ये भी काम की बात है। दिवेर का युद्ध दोस्तों हुआ था, यहां दिवेर के युद्ध का नेतृत्व किया था भाई इसी अमर सिंह सिसोदिया ने। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? अमर सिंह ने। और सामने विरोधी व्यक्ति कौन थे भाई? विरोधी व्यक्ति दोस्तों मुगलों की तरफ से युद्ध कर रहा था सुल्तान खान। कौन कर रहा था? सुल्तान खान। यानी जो दिवेर का युद्ध हुआ 1582 ईस्वी में राजस्थान के राजसमंद जिले में, उस दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व तो किसने किया भाई? अमर सिंह सिसोदिया ने, यानी इनके बेटे ने। और मुगलों की सेना का नेतृत्व किसने किया भाई? सुल्तान खान ने किया। यहां दोस्तों सुल्तान खान पराजित हो गया। यहां सुल्तान खान पराजित हो गया, मतलब किसकी जीत हो गई भाई? अमर सिंह सिसोदिया की जीत हो गई। अमर सिंह सिसोदिया की जीत होने का मतलब है महाराणा प्रताप की जीत हो गई। और यहां दोस्तों महाराणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि अकबर मैं तेरे से बड़ा हूं। इसने अकबर को अधीनता स्वीकार करवा दी, अकबर को ही नीचे झुका दिया दोस्तों, उसको हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा और अकबर को घुटने टेकने के लिए इसने मजबूर कर दिया। तो दिवेर के युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि अकबर मेरे सामने कुछ नहीं लगता। तो दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ।
1582 में हुआ। यह अमर सिंह और सुल्तान खान के बीच में हुआ। सुल्तान खान ने मुगलों की सेना का नेतृत्व किया था और अमर सिंह ने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। इसमें सुल्तान खान पराजित हुआ। अगला युद्ध देखें दोस्तों, अकबर का मेवाड़ की तरफ से दोस्तों अंतिम आक्रमण। अकबर का मेवाड़ की तरफ से दोस्तों अंतिम आक्रमण कब हुआ भाई? अकबर का मेवाड़ की तरफ या महाराणा प्रताप के पीछे अंतिम आक्रमण किया गया था दोस्तों 1585 ईस्वी में। कब किया गया था? 1585 ईस्वी में। और आक्रमणकर्ता कौन था भाई? आक्रमणकर्ता था दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा ये दोस्तों आमेर का ही व्यक्ति था, या आमेर का ही एक शासक परिवार से जुड़ा हुआ था। यानी ये कह सकते हैं शॉर्ट रूप में कि जगन्नाथ कछवाहा अंतिम व्यक्ति था जिसने अकबर की तरफ से मेवाड़ पे आक्रमण किया। और इसने आक्रमण किया था दोस्तों 1585 ईस्वी में। यहां जरूर ध्यान रखना दोस्तों आप, ये जो दिवेर का युद्ध है, इस दिवेर के युद्ध को दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहा गया है भाई। इसे क्या कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन। और मैराथन कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया है। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया है। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां कुछ बच गए हैं क्वेश्चन महाराणा प्रताप के शासनकाल से संबंधित, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे महाराणा प्रताप को दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी। कई बार तो दोस्तों महाराणा प्रताप के सामने इतनी विकट परिस्थिति आई थी कि उनको घास की रोटी बनाकर खानी पड़ी थी और अपने परिवार को खिलानी पड़ी थी। उस समय दोस्तों महाराणा प्रताप ने क्या किया? महाराणा प्रताप को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आर्थिक मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उस समय महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की थी भाई? आर्थिक मदद की थी दोस्तों ताराचंद नामक भाइयों ने। किसने किया था भाई? ताराचंद और भामाशाह। ताराचंद और भामाशाह ये दो भाई थे और ये दोस्तों पाली के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भाई? पाली के रहने वाले थे। तो पाली निवासी ताराचंद और भामाशाह नामक भाइयों ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की। उसी मदद के बदौलत महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और उसी सेना के माध्यम से बाद में दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना को मात दी भाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की थी भाई? महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की थी पाली निवासी ताराचंद और भामाशाह नामक भाइयों ने। इसीलिए दोस्तों आज जो व्यक्ति ज्यादा दान करता है उसे भामाशाह की संज्ञा दी जाती है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं महाराणा प्रताप के बारे में? हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में अपनी राजधानी क्या बनाई थी भाई? अपने अंतिम समय में अपनी राजधानी बनाई थी इन्होंने दोस्तों चावंड। क्या बनाई थी भाई? इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। चावंड वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है दोस्तों। वर्तमान समय में राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। भाई चावंड को राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने। यह महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी भी मानी जाती है। चावंड को राजधानी बनाकर दोस्तों महाराणा प्रताप ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था भाई, प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर। प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है भाई? प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर चावंड स्थान पर है। वर्तमान समय में उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है भाई? उदयपुर जिले में। तो दोस्तों इन्होंने चावंड को राजधानी क्यों बनाई भाई? इन्होंने मतलब कि चित्तौड़ को क्यों नहीं बनाया, मांडलगढ़ को क्यों नहीं बनाया, उदयपुर को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अकबर की प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित की जा चुकी थी। महाराणा प्रताप ने हालांकि प्रयास किया था आगे चलकर, लेकिन उस प्रयास में महाराणा प्रताप सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस प्रयास को पूरा करने से पहले या उस लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही महाराणा प्रताप की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों यही इसी चावंड स्थान पर दोस्तों महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि महाराणा प्रताप का देहांत कहां हुआ? महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था दोस्तों चावंड स्थान पर। कब हुआ भाई महाराणा प्रताप का देहांत? महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। इस समय दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने अमर नींद सो गए थे दोस्तों, यानी मातृभूमि के लिए ये बलिदान हो गए थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के देहांत की डेट भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के जन्म की डेट भी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में।
और महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का देहांत तो हुआ था चावंडी स्थान पर और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के अमरकोट महलों में। एक क्वेश्चन दोस्तों, यहां देहांत हुआ था क्यों, यहां इनका स्मारक नहीं बनाया गया। महाराणा प्रताप का स्मारक या समाधि कहां पर है भाई, ये गजब का क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की समाधि दोस्तों चावंड में नहीं है, इनकी समाधि बांडोली स्थान पर बनाई गई भाई। कौन से स्थान पर है, बांडोली स्थान पर, जहां महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। यह मैटर दोस्तों बहुत उपयोगी है, एक बार दोबारा स्पेशल रिवीजन देख ले। महाराणा प्रताप पर जब अकबर ने आक्रमण किया हल्दी घाटी के युद्ध में, उसके पश्चात दोस्तों महाराणा प्रताप का ये जो मुख्य केंद्र था उदयपुर, यहाँ दोस्तों ये उदयपुर महाराणा प्रताप के पिता ने ही बसाया था भाई, महाराणा उदय सिंह ने। यहाँ दोस्तों अकबर का अधिकार हो गया था, तो अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में न तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर पाए और न ही मांडरगढ़ को जीत सके, बाकी ज्यादातर क्षेत्रों को इन्होंने वापस अपने अधीन कर लिया था। शेरपुर घटना से पहले दोस्तों एक कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध 1577, 78 और 79 ईस्वी में हुआ था। 3 बार आक्रमण हुआ था कुंभलगढ़ पर और यह आक्रमण करता था दोस्तों शाहबाज खान। हालांकि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार तो कर लिया था, लेकिन वो प्रताप को नहीं पकड़ सका। आगे चलकर दोस्तों 1580 ईस्वी में शेरपुर घटना को अंजाम दिया था अमर सिंह सिसोदिया ने। यहाँ अमर सिंह सिसोदिया ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों का अपहरण कर लिया। बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर इन्हें वापस ससम्मान मुगलों के पास पहुंचाया गया। यहाँ दोस्तों दिवेर का युद्ध लड़ा गया। आगे चलकर दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था, 1582 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अमर सिंह सिसोदिया यानी महाराणा प्रताप के पुत्र और अकबर के सेनापति सुल्तान खान के बीच में हुआ। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप जीत जाते हैं या अमर सिंह जीत जाते हैं और वापस यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ का शासन स्थापित हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों अंतिम आक्रमण, अकबर का मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण 1585 में हुआ था और यह आक्रमण जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। जो दिवेर का युद्ध है दोस्तों, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप की इतने युद्धों में दोस्तों आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो उस आर्थिक स्थिति को पुनः सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों पाली निवासी 2 भाइयों ने इनकी मदद की थी। उनका नाम था ताराचंद और भामाशाह नामक व्यक्ति। यानी ताराचंद और भामाशाह नामक व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की थी। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड बनाई भाई, और इसी चावंड में चामुंडा माता का मंदिर है। आपको बता दूं दोस्तों, मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ भी चावंड से ही हुआ था। और महाराणा प्रताप के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार था नसीरुद्दीन। कौन था भाई? नसीरुद्दीन, जिसने रागमाला चित्र बनाया था। और ये रागमाला चित्र वर्तमान समय में गुजरात के वडोदरा संग्रहालय में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, लेकिन महाराणा प्रताप की समाधि दोस्तों बांडोली में बनी हुई है। कहां बनी हुई है? बांडोली में। इस प्रकार दोस्तों इस वीर योद्धा की जीवन लीला समाप्त होती है, जो हमें दोस्तों प्रेरणा देती है राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने की, हमेशा आजाद रहने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर यानी NCB एजुकेशन हब पर। तब के लिए धन्यवाद।